हेलो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, टीआरई 4.0 की हम लोग जो है कि प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें कि हम लोग टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के बेस पर ही हम लोग बिल्कुल प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिस आधार पे आपके प्रश्न पूछे गए हैं उसी आधार पे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रैक्टिस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये प्रश्न आपके कहाँ से बनाए गए हैं, तो फ्रेंड्स देखिएगा, आपके बिहार एससीईआरटी और एनसीईआरटी बुक्स से ये प्रश्न जो है कि बनाया गया, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और इस प्रैक्टिस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, दिल्ली दरबार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए फ्रेंड्स, दिल्ली दरबार के संबंध में जो है कि इसमें बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है। दिल्ली दरबार में जो है कि किसको रद्द किया गया था, तो बंगाल विभाजन को जो है कि रद्द किया गया था। ये ऑप्शन आपका जो है कि बिल्कुल सही है। बंगाल से अलग बिहार को नया प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी, बिल्कुल सही है। और दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी, किसमें, तो दिल्ली दरबार में, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, दिल्ली दरबार सबसे पहले हुआ कब था, तो दिल्ली दरबार जो है कि आपके 1900 जो है कि 11 में ये आपका जो है कि दिल्ली दरबार होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये प्रश्न आपका जो है कि टीआरई 3 में पूछा गया था कि बंगाल विभाजन को किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में रद्द किया गया था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में जो है कि रद्द किया गया था, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका जो है कि पूछा गया था। और दिल्ली दरबार ये जो 1911 वाला था, ये किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में जो है कि ये दरबार लगा था, दिल्ली दरबार 1911 वाला, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। देखिए फ्रेंड्स, टोटल जो है कि 3 बार आपका जो है कि दिल्ली दरबार लगा हुआ था। पहला जो है कि दिल्ली दरबार जो है कि आपका कब लगा गया था, तो पहला वाला जो है कि आपका लगाया गया था 1900 यहाँ पर 1877 में, ठीक है। 1877 में ये दिल्ली दरबार जो है कि आपका लगाया गया था। किस इसमें गवर्नर जनरल कौन था, तो इसमें गवर्नर जनरल फ्रेंड्स आपका जो है कि लिटन था, ठीक है। दूसरा वाला जो है कि दिल्ली दरबार आपका जो है कि 1903 में लगाया गया था। इसमें जो है कि गवर्नर जनरल कौन था, तो ये जो है कि आपका कर्जन था, ठीक है। लॉर्ड कर्जन जो है कि आपके गवर्नर जनरल थे। और तीसरा वाला 1911 में होता है। और इसका जो है कि इसमें गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका जो है कि पूछा भी गया है। हार्डिंग द्वितीय आप जो है कि याद रखेंगे। और इसी गवर्नर जनरल यानी कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में जो है कि बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, ठीक है। तो आप जो है कि याद रखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने जो है कि दूसरे प्रश्न की तरफ, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, दूसरा प्रश्न क्या है, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है, ठीक है। तो भारत का जो है कि आधुनिक पुरुष जो है कि माना जाता है फ्रेंड्स राजा राममोहन राय को। यहाँ पर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और राजा राममोहन राय को जो है कि और जो है कि किन नामों से जाना जाता है, तो युग दूत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये आप जो है कि याद रखिएगा, युग दूत के नाम से जाना जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, राजा राममोहन राय की बात करेंगे, तो राजा राममोहन राय फ्रेंड्स आपके जो है कि 1828 में 1828 में जो है कि किसकी स्थापना करते हैं, तो ये आपको जो है कि स्थापना करते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं, ठीक है। और देखिए 1815 में, और जो राजा राममोहन की राय की बात करेंगे, तो राजा राममोहन राय फ्रेंड्स आपके 1815 में किसकी स्थापना करते हैं, तो 1815 में ये स्थापना करते हैं आत्मीय सभा की। ये सारे प्रश्न फ्रेंड्स आपके एनसीईआरटी बुक से उठाए गए हैं। और ये जो है कि ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते भी हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष राजा राममोहन राय को माना जाता है। और इनको जो है कि राजा राममोहन राय को युगदूत के नाम से भी जाना जाता है। राजा राममोहन राय 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। 1815 में ये जो है कि आपके आत्मीय सभा का स्थापना करते हैं, ठीक है। तो ये रिवीजन क्लास है फ्रेंड्स, ये आपको कैसी लग रही है आप जो है कि हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में
कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में जो है कि कुल जो है कि 33 जो है कि मुस्लिम अध्यक्ष भाग लेते हैं। और पहले में बात करेंगे तो पहले में जो है कि ये 2 मुस्लिम अध्यक्ष जो है कि भाग लेते हैं। और यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो है कि कब होता है। तो भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन का जो है कि दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1800 जो है कि 86 में होता है। कब होता है? 1886 में जो है कि दूसरा अधिवेशन होता है। कहाँ पर होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स आपका जो है कि कलकत्ता में होता है। ठीक है, इसके अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1886 के कलकत्ता अधिवेशन के कौन थे? तो नौरोजी थे, यानी कि दादा भाई नौरोजी जी थे। ये आप जो है कि याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रश्न आपका क्या था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने मुस्लिम? तो कुल जो है कि 33 मुस्लिम अध्यक्ष भाग लिए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम किसने फेंका था? तो ये जो है कि फ्रेंड्स बम ये राम रास बिहारी बोस के द्वारा ये फेंका गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए फराजी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, फराजी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो फराजी आंदोलन फ्रेंड्स ये जो है कि आपके हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा जो है कि ये प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की जो है कि दीवानी मिली थी? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 6 की बात करेंगे तो देखिए इलाहाबाद की जो प्रथम संधि 1765 में हुई थी, इसके द्वारा जो है कि आपके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है कि बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की जो है कि दीवानी मिली थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने जो है कि अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, लेकिन यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष फ्रेंड्स आपके रहीमतुल्लाह सयानी थे। ठीक है, ये आप जो है कि याद रखिएगा, रहीमतुल्लाह सयानी थे। ठीक है, और ये जो है कि किस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? 1896 में जो है कि कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। ये आप जो है कि याद रखिएगा, कोलकाता। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से प्रश्न क्या पूछा जाता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष फ्रेंड्स आपके बदरुद्दीन तैयब जी थे। यहाँ पर जो है कि आपका प्रथम मुस्लिम कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि यहाँ से प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके जो है कि बदरुद्दीन तैयब जी थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, और ये बदरुद्दीन तैयब जी फ्रेंड्स आपके किस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? तो 1887 के जो है कि अध्यक्षता करते हैं। ये आपका होता कहाँ पर है? तो ये आपका जो है कि मद्रास में होता है। अब देखिए फिर से कंफ्यूज नहीं होना है। प्रश्न आपका क्या बनाया गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है कि द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके रहीमतुल्लाह सयानी, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो है कि ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। 1887 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। और द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी थे, जो कि 1896 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से 8 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा सही है? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, लॉर्ड इरविन कौन सा जो है कि कांग्रेस के अधिवेशन में उक्त अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? ठीक है, तो ये जो है कि आपका फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड विलिंगटन, बम्बई 1900 जो है कि 15। ठीक है,
और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? 1915 में बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जी, ये जो है कि आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बम्बई 1900 जो है कि 15 के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देखिएगा कौन सुमेलित जो है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा आगे हम लोग बढ़ते हैं। आर्य समाज, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें से बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स 9 का जो है कि ये डी वाला सुमेलित नहीं है। प्रार्थना समाज 1871, तो ये जो है कि बिल्कुल यहाँ पर गलत है। ठीक है, ये सुमेलित आपका नहीं है। ठीक है, और प्रार्थना समाज की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा ब्रह्म समाज 1828। ठीक है, तो ब्रह्म समाज 1828 की स्थापना कौन करते हैं? राम मोहन राय करते हैं। ठीक है, राम मोहन राय करते हैं। और यहाँ पे आर्य समाज की स्थापना कौन करते हैं? तो ये करते हैं दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती को आप याद रखिएगा, सरस्वती को आप याद रखिएगा। और ये जो है कि रामकृष्ण मिशन 1897, तो ये जो है कि विवेकानंद के द्वारा जो है कि ये होता है, ये भी आप जो है कि याद रख सकते हैं। ठीक है, तो विवेकानंद के द्वारा। और ये जो है कि प्रार्थना समाज की बात करेंगे तो प्रार्थना समाज जो है कि आपका 1867 में होता है। ठीक है, ये 71 आपका गलत है और सुमेलित नहीं पूछा है, तो डी आपका जो है कि राइट आंसर है। और यहाँ पे होता है 1867 में। और जो है कि 1867 में कौन करता है प्रार्थना समाज की जो है कि स्थापना? तो आत्मा राम पांडु रंग के द्वारा। ठीक है, तो पांडु रंग आप जो है कि याद रखिएगा, पांडु रंग जो है कि आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से महात्मा गांधी ने प्रथम आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स 10 का जो है कि राइट आंसर क्या है? कम्युनिज्म अवार्ड के समय जो है कि महात्मा गांधी प्रथम आमरण अनशन जो है कि प्रारंभ किया था। और महात्मा गांधी भूख हड़ताल कब किए थे? तो अहमदाबाद मिल मजदूर में ये जो है कि भूख हड़ताल किए थे महात्मा गांधी। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय जो है कि भारत का शासक कौन था? तो अकबर थे। अब देखिए यहाँ से ऑप्शन नंबर सी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? तो 1600 ईसा पूर्व में जो है कि इसकी स्थापना होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1938 में फ्रेंड्स सुभाष चंद्र बोस जी जो है कि अध्यक्षता करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सुभाष चंद्र बोस जी करते हैं 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। और ये होता कहाँ पर है? तो ये होता है फ्रेंड्स आपके हरिपुरा में। ठीक है, हरिपुरा में जो है कि होता है। और एक और बार 1938 में भी ये जो है कि आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। कहाँ पर होता है 1938 वाला? ये तो त्रिपुरी में होता है। ठीक है, ये त्रिपुरी में होता है, यानी कि 1938 और 1939 दोनों में सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्षता करते हैं 1938 में और 1938 में और 1939 में। ठीक है, और 38 वाला कहाँ पर होता है? तो 38 वाला होता है हरिपुरा में और 39 वाला होता है त्रिपुरी में। ठीक है, यहाँ पर 1938 वाला होता कहाँ पर है? तो 1938 वाला होता है ये आपका हरिपुरा में। ठीक है, 1938 वाला होता है हरिपुरा में। और 1939 वाला कहाँ पर होता है? तो 1938 के 1900 ये फ्रेंड्स यहाँ पे वर्ष 1938 के भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये जो है कि सुभाष चंद्र बोस जी किए थे 1938 में। कहाँ पर? हरिपुरा में। और 39 की बात करेंगे तो ये त्रिपुरी में होता है। ठीक है, ये दोनों में से मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। सहायक संधि किसने लागू की थी? ठीक है, तो सहायक संधि लागू करने वाला कौन था? तो लॉर्ड जो है कि आपके
लॉर्ड वेलेस्ली थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। नाना साहब का जो है कि कमांडर इन चीफ कौन था? तो ये जो है कि आपके तात्या टोपे जी थे। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता जो है कि नगर नींव किसने रखी थी? यानी कि कलकत्ता जो है कि नगर के नींव जो है कि किसने रखी थी? तो ये जो है कि रखा गया था ये जॉब चारनॉक के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो पामस्टन थे। ये बहुत बार एग्जाम में जो है कि आपका पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक और प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, तो ये आप दोनों चीज़ें याद रखिएगा। और ये जो है कि आपके प्रधानमंत्री थे पामस्टन। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से जो है कि गोवा कब छीना था? तो ये जो है कि पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना था? तो ये जो है कि छीना गया था आपका 1510 में। 1510 में जो है कि ये छीना गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो ये जो है कि इसकी आंदोलन की पद्धति फ्रेंड्स आपके जो है कि क्या थी? तो राजवामबद्ध आंदोलन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी पत्र के जो है कि संपादक कौन थे? तो स्वदेशी पत्र के संपादक फ्रेंड्स आपके फिरोज शाह मेहता जी थे। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स सती प्रथा को जो है कि कौन समाप्त किया था? तो सती प्रथा को जो है कि समाप्त करने वाला कौन था? तो विलियम बेटिंग जी थे। ठीक है, विलियम बेटिंग जी थे। ये आप जो है कि याद रखिएगा, विलियम बेटिंग। और सती प्रथा को कब? तो 1829 में। तो बेटिंग किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है कि ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग 21 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का जो है कि इन प्रांतों से चयन किया था। तो किन प्रांतों से चयन किया था? तो गोरखा, सिख और पंजाबी प्रांतों से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो प्रेस के जो है कि मुक्तिदाता के रूप में जो है कि जाना जाता है चार्ल्स मेटकाफ को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 23 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो देखिए फ्रेंड्स पागल पंथ की स्थापना करम शाह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए ये आपकी फ्रेंड्स प्रैक्टिस हम लोग करते हैं और चैप्टर वाइज बुक्स की, एनसीईआरटी बुक्स की, तो उसमें हम लोग जो है कि इन प्रश्नों को कर चुके हैं, प्रैक्टिस में भी कर चुके हैं, लेकिन ये रिवीजन क्लास है तो इसमें ये आपका जो है कि रिवाइज हो जा रहा है। ठीक है, 24 का देखेंगे तो 1857 के विद्रोह के दमन के बाद जो है कि मुगल शासक बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो रंगून के जो है कि जेल में इनको जो है कि स्थापित कर दिया गया, निर्वासित कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 1857 का विद्रोह न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था, और यह न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन फ्रेंड्स आपके जो है कि आरसी मजुमदार के द्वारा जो है कि कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए भारतीय 1857 के विद्रोह को यानी कि 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ये कौन कहा था? तो ये जो है कि कहा गया था फ्रेंड्स आपके जो है कि वीडी सावरकर के द्वारा। ठीक है, तो सावरकर आप जो है कि याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो बहावी आंदोलन के प्रवर्तक फ्रेंड्स सैयद अहमद जो है कि
ये थे, ठीक है, अमरेवली, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिए ये आपका जो है कि टीआरई 3 में भी पूछा गया था, टीआरई 1 में भी पूछा गया था कि बहावी आंदोलन का जो है कि मुख्य केंद्र कौन सा था। तो बहावी आंदोलन का जो है कि मुख्य केंद्र आपका फ्रेंड्स पटना था, ठीक है। और ये आप जो है कि याद रख सकते हैं स्टार मार्क करके। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ को इनमें से किसने स्थापित किया था। तो देखिए अनुसूचित जाति संघ की बात आएगी तो इसमें आप जो है कि भीमराव अंबेडकर को टिक करिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं 28 नंबर का, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, यानी कि एच आर ए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। तो ये फ्रेंड्स हुई थी आपके 1924 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कब होती है तो 1924 में होती है, ठीक है। और एक और यहाँ पे पूछा जाता है HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब होती है। तो इसकी स्थापना फ्रेंड्स होती है 1928 में होती है। और ये आप जो है कि याद रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बनता है। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक, देखिए ये क्लास 8th की NCERT हिस्ट्री में दिया गया है और SCERT दोनों में दिया गया है। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था। तो हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा जो है कि ये हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 30 के प्रश्नों की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विधवा विवाह के प्रबल समर्थक कौन थे। तो विधवा विवाह के जो है कि प्रबल समर्थक कौन थे। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। ये भी आपके जो है कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लास 8th के NCERT हिस्ट्री में ये दिया गया है। और क्लास 8th की जो हिस्ट्री है फ्रेंड्स वो अतीत 3 के नाम से आती है, जिससे बहुत प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो TRE 1 हो, चाहे वो TRE 2 हो या चाहे TRE 3 हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बंदी जीवन डाट द्वारा लिखा गया था, यानी कि बंदी जीवन जो है कि किसके द्वारा लिखा गया था। तो बंदी जीवन की बात करेंगे तो ये सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा लिखा गया था बंदी जीवन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखते हैं अमृतसर के जो है कि जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी। तो ये जो है कि पता है आपको जनरल डायर के द्वारा चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स ये जलियांवाला बाग हत्याकांड या नरसंहार कह लें, ये कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी नामक त्यौहार के दिन जो है कि हुआ था 13 अप्रैल 1919। तो ये आप याद रख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया था, ठीक है। तो देखिए किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा जो है कि द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब एक और प्रश्न इससे बनता है कि इसको जो है कि किस अधिनियम के द्वारा जो है कि समाप्त किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है कि इसको समाप्त कर दिया गया था। तो ये दोनों चीज़ें आप फ्रेंड्स याद रख सकते हैं। तो प्रश्न आपका क्या था कि लागू कब किया गया था। तो ये आप यहाँ पे लिख लीजिए लागू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्रिप्स प्रस्तावों के बारे में किसने कहा कि यह आगे की तारीख का जो है कि चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है, यानी कि पोस्ट डेटेड चेक बोला गया था। ये जो है कि आपके फ्रेंड्स गांधी जी के द्वारा जो है कि बोला गया था। ये आपके जो है कि गांधी जी के द्वारा बोला गया था पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है। यह आगे की तारीख का जो है कि चेक है, यह गांधी जी के द्वारा बोला गया था। तो देखिए गांधी जी किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है कि ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। तो यह जो है कि कहा गया था फ्रेंड्स आपके भगत सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से
यहाँ से देखिए ऋग वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे, तो ऋग वैदिक आर्य ये आपके जो है कि प्रकृति की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं 37 नंबर के प्रश्न की तरफ। सत्यमेव जयते उक्त कहाँ से ली गई है, ये आपके जो है कि टीआरई 2.0 में पूछा गया है। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है, तो ये मुंडकोपनिषद से ली गई है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं आगे 38 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए कौन सा कथन असत्य है, ध्यान से प्रश्न को आप जो है कि पढ़िएगा। असत्य पूछा गया है। देखिए उत्तर वैदिक काल तक समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में विभाजित हो गया था, और बिल्कुल जो है कि सही है। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा का प्रचलन था, ये भी सही है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को जो है कि सभा में प्रवेश की अनुमति थी, जबकि ऋग वैदिक काल में ऐसा नहीं था। तो बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पे अनुमति थी। ठीक है, तो यही हमारा जो है कि असत्य है, यहाँ पे अनुमति थी। ठीक है, तो यही हमारा असत्य है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग 38 का जो है कि हो गया है, अनुमति थी। अब देखिए यहाँ से निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है कि किया गया, यानी कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है कि किया गया था किसके द्वारा, तो ये जो है कि आपके किया गया था फ्रेंड्स अरविंद घोष के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इनकी जो है कि पत्रिका कौन थी, अरविंद घोष की जो है कि प्रसिद्ध पत्रिका कौन थी, तो वंदे मातरम। वंदे मातरम आप जो है कि याद रख सकते हैं, वंदे मातरम। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें आपके जो है कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब देखिए यहाँ से किस वेद की रचना गद एवं पद दोनों में की गई है, तो वो फ्रेंड्स वो वेद आपका जो है कि कौन सा है जिसकी रचना गद एवं पद दोनों में की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिएगा ये यजुर्वेद है, इसकी जो है कि रचना गद एवं पद दोनों में की गई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे पुराना वेद कौन है, तो सबसे पुराना जो है कि वेद आपका जो है कि ऋग वेद है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस शासक की उपाधि कुणिक थी, ये जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आपकी टीआरई 3.0 9 to 10 वाले में ये प्रश्न पूछा गया है। किस शासक की उपाधि कुणिक थी, तो देखिए फ्रेंड्स ये जो है कि आपके अजात शत्रु की जो है कि उपाधि कुणिक थी। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अजात शत्रु किस वंश का शासक था, तो ये जो है कि आपके हर्यक वंश का जो है कि ये शासक था। ठीक है, तो ये जो है कि आप याद रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिकंदर और पोरस के बीच प्रसिद्ध झेलम का युद्ध या हाइडेस्पीज का युद्ध कब हुआ था, तो ये जो है कि हुआ था फ्रेंड्स आपका जो है कि 326 ईसा पूर्व में। ये झेलम नदी के किनारे हुआ था, इसीलिए जो है कि इसका झेलम का युद्ध इसको कहा जाता है। ये सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था 326 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे, तो जैन धर्म के फ्रेंड्स 24वें तीर्थकार फ्रेंड्स आपके महावीर जी थे। ये आप जो है कि कौन थे, तो ये 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, ये 24वें तीर्थकर थे। और 23वां पूछा जाता है, तो 23वां आपका जो है कि ये आपके जो है कि ये पार्श्वनाथ कौन थे, तो ये 23वें तीर्थकर थे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। कौन सुमेलित नहीं है, तो देखिए फ्रेंड्स 44 का जो है कि प्रार्थना समाज महादेव गोविंद रनाडे बिल्कुल सही है। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। राधा स्वामी सत्संग शिवदयाल सिंह, ये भी बिल्कुल सही है। और तत्वबोधिनी सभा फ्रेंड्स ये आपके जो है कि ये गलत है। तत्वबोधिनी सभा जो है कि ये आपके देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा जो है कि होती है। कहाँ पर, ये कलकत्ता में होती है, कलकत्ता में होती है। और ये होती है फ्रेंड्स आपके देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, देवेंद्र नाथ, ये होती है आपके देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा होती है। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रख सकते हैं। और यहाँ से 1839 में होती है। ठीक है, 1839 में होती है। तो यहाँ पे सुमेलित नहीं पूछा है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो डी है फ्रेंड्स ये सुमेलित नहीं है। ठीक है,
और ये आपका जो है कि आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से। देखिए महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा था। ठीक है, तो 5वां व्रत आपका जो है कि ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए अभिनव भारत वीडी सावरकर बिल्कुल सही है। ठीक है, अभिनव भारत बीडी सावरकर बिल्कुल सही है। गदर पार्टी लाला हरदयाल ये भी सही है। और गदर पार्टी की स्थापना कब होती है, तो 1900 जो है कि 13 में होती है। ठीक है, और यहाँ से स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास के द्वारा होती है, ये भी जो है कि बिल्कुल सही है। तो इसमें सुमेलित नहीं पूछा गया है, तो इसमें सभी सुमेलित है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो है कि ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं 47 नंबर का प्रश्न। देखिए बौद्ध संगीतियों में कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो प्रथम अजात शत्रु, द्वितीय कालाशोक बिल्कुल सही है। और यहाँ पर तृतीय अशोक है। और चतुर्थ, तो चतुर्थ फ्रेंड्स ये हर्षवर्धन नहीं है। चतुर्थ आपका जो है कि कौन है, तो चतुर्थ आपका जो है कि कनिष्क है। ठीक है, ये आप जो है कि याद रख सकते हैं, कनिष्क। और इसका जो है कि मैं आपको 60 भी बताया था। क्या बताया था, ए फिर उसके बाद के, ए और के। ठीक है, तो ये आपका जो है कि आजात शत्रु। ठीक है, और के से जो है कि कालाशोक हो जाएगा, और ए से जो है कि अशोक हो जाएगा, और के से जो है कि आपका कनिष्क हो जाएगा। और सुमेलित नहीं पूछा है, तो ये देखिए चतुर्थ में हर्षवर्धन था, इसलिए आपका जो है कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य का जो है कि नाम क्या था। तो देखिए फ्रेंड्स, बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य का नाम जो है कि उपाली था। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं 49 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में ये जो है कि जैन धर्म का जो है कि अनुयायी बन गया था। ठीक है, तो जैन धर्म का जो है कि अनुयायी बना था। ठीक है, तो जैन धर्म किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है कि ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आज का लास्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो अशोक के जो है कि शिलालेखों को फ्रेंड्स ये जेम्स प्रिसेम के द्वारा पढ़ा गया था। ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स 1857 के विद्रोह को जो है कि ये आपका जो है कि मिर्जा गालिब के द्वारा जो है कि देखा गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके बीपीएससी प्री 2001 में ये प्रश्न आपका पूछा गया है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर बिरसा को सोते हुए पकड़े गए, यानी कि बिरसा जो है कि बिरसा मुंडा जो थे ये सोते हुए पकड़े गए थे। ये प्रश्न आपका बीपीएससी प्री 2016 में पूछा भी गया है। ये एग्जैक्ट डेट आपके एनसीईआरटी के बुक्स में और एससीईआरटी के बुक्स में दिया गया है। और यहाँ पर फ्रेंड्स ये आपका जो है कि 3 फरवरी 1900 ईस्वी को ये जो है कि सोते हुए बिरसा मुंडा पकड़े गए थे। और इनकी जो है कि फ्रेंड्स मृत्यु की बात की जाएगी, तो बिरसा मुंडा की जो है कि मृत्यु फ्रेंड्स कब हुई थी, तो ये हुई थी फ्रेंड्स आपकी 9 जून 1900 ईस्वी को। ठीक है, कब हुई थी, तो 9 जून और ये 1900 ईस्वी को हुई थी। और इनकी जो है कि मृत्यु भी पूछी जाती है, क्योंकि बिरसा मुंडा बिहार से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न हमारा क्या है, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील यानी कि किमी तक समुद्र की ओर फैली है। ठीक है, तो ये आपका जो है कि 12 समुद्री मील यानी कि लगभग 21.9 जो है कि किलोमीटर ये आपका फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने जो है कि अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न क्या है, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है कि सही
नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न आपका कब गलत होता है, जब आप जो है कि प्रश्न में नहीं शब्द आप या असत्य ये ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें असत्य बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसने मूर्ति पूजा का जो है कि विरोध किया था, तो बिल्कुल सही है। ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा का विरोध करता था। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया था, बिल्कुल जो है कि ये सही बात है। और देखिए इसने इस सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया कि वेद अचूक है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स ये आपका असत्य है, क्योंकि ये किसके द्वारा बनाया गया था, ये जो है कि बनाया गया था आर्य समाज के द्वारा। ठीक है, ये जो है कि आपके आर्य समाज के द्वारा ये जो है कि बनाया गया था। और ये फ्रेंड्स आपका जो है कि असत्य पूछा गया था, तो ए भी आपका सही है, बी भी आपका सत्य है, और ये जो है कि आपका सी क्या है, असत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न आप जो है कि पढ़िएगा तो ध्यान से, जो है कि उसमें आपको क्या ध्यान देना होगा, सत्य या असत्य या नहीं, इसको आप जो है कि याद रखेंगे। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्य जीव अभियान है, जिसे 1973 में शुरू किया गया था। तो सभी को पता है फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट टाइगर ये योजना ये कब प्रारंभ की गई थी, तो 1900 जो है कि 73 में ये प्रारंभ हुई थी। और ये जो है कि बहुत ही सुप्रचारित यानी कि बहुत ही बड़ी जो है कि योजना थी, प्रोजेक्ट टाइगर वाली 1973 वाली। तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। और एक और प्रश्न जो है कि पूछा जाता है, प्रोजेक्ट टाइगर तो आपने जान लिया, प्रोजेक्ट जो है कि हाथी, ठीक है, या प्रोजेक्ट एलिफेंट इसको कह लीजिए। ठीक है, प्रोजेक्ट हाथी इसको आप जो है कि लिखिएगा। ये प्रोजेक्ट हाथी वाली योजना थी, ये जो है कि कब प्रारंभ की गई थी, तो ये आपका फ्रेंड्स 1992 में ये जो है कि प्रारंभ की गई थी, जो कि महत्वपूर्ण है। ठीक है, और यहाँ पर फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, यहाँ से बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है टीआरई 3.0 में। ऐसा एक प्रश्न आपको जो है कि देखने को मिला था कि किस जो है कि भारत का जो है कि कौन सा वो राज्य है जिसकी सबसे लंबी सीमा तट रेखा है, तो वो प्रश्न आपका पूछा गया था। और यहाँ पे ये प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, बांग्लादेश से जो है कि देखिए मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये क्या हैं, ये बांग्लादेश की सीमा से लगे वो भारत के राज्य हैं। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से ये देखिएगा बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है। देखिए यहाँ पे आपका जो है कि पश्चिम बंगाल दिख रहा है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के बाद यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे मेघालय भी दिख रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से फ्रेंड्स ये आपके हैं। और यहाँ से देखिएगा आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ से देखिएगा यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व तो सबसे कम है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, किस ग्रह का घनत्व तो सबसे कम है, तो ये ऑप्शन के मुताबिक हम लोग जो है कि प्रश्न को बता रहे हैं। यहाँ पे सबसे कम घनत्व तो जो है कि किसका है, तो सबसे कम घनत्व तो जो है कि यहाँ पे आपका शनि ग्रह का दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा घनत्व तो किसका है, तो सबसे ज़्यादा घनत्व तो फ्रेंड्स आपका जो है कि पृथ्वी का है। सबसे ज़्यादा घनत्व तो किसका है, तो सबसे ज़्यादा घनत्व तो आपका पृथ्वी का है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से एक और प्रश्न पूछा गया था, और टीआरई 3.0 में देखिए भारतीय मानक समय यामोत्तर नहीं गुजरती है। ठीक है, भारतीय मानक समय किसको बोलते हैं फ्रेंड्स, तो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, भारतीय मानक समय रेखा बोलते हैं। ठीक है, और ये फ्रेंड्स क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय मानक समय की यामोत्तर जो है कि किससे नहीं गुजरती है, तो सबसे पहले ये आपको जानना है कि 82.5 अंश पूर्वी देशांतर जो कि भारतीय मानक समय रेखा है, ये जो है कि टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं फ्रेंड्स कि किससे होकर नहीं गुजरती है, तो ये महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स प्रश्न को अगर हम लोग देखने का प्रयास करिएगा,
तो देखिए ये 5 राज्य कौन कौन से हैं। ये 5 राज्य फ्रेंड्स आपके कौन कौन से हैं जिससे 82.5 अंश यानी कि मानक यामोत्तर रेखा गुजरती है, ठीक है। तो वो 5 राज्य फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा शॉर्टकट में हम लोग लिखेंगे। उत्तर प्रदेश हो गया, फिर उसके बाद जो है कि मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया। मध्य प्रदेश के बाद फ्रेंड्स ये आपका जो है कि छत्तीसगढ़ भी है इसमें, ये आपका जो है कि इसमें छत्तीसगढ़ भी है, ठीक है, छत्तीसगढ़ भी है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स इसमें क्या है, उड़ीसा भी है, ठीक है, इसमें जो है कि आपका उड़ीसा भी है। फिर उसके बाद क्या है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो ये आपका जो है कि याद रखना है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे ये आपको जो है कि दिखाई भी दे रहा होगा, देखिए ये 82.5 अंश है और यहाँ पे ये 5 राज्य आपको दिखाई दे रहे होंगे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 82.5 अंश जो पूर्वी देशांतर मानक रेखा है भारतीय की, ये जो है कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और प्रश्न आपको क्या था, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो इसमें नहीं, अगर आप ध्यान नहीं देंगे फ्रेंड्स तो इसमें आप आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी को टिक करके चले जाएंगे और एक नंबर आपका आसानी से गलत हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ से अपने निम्नलिखित में से कहाँ प्रवाल भित्तियाँ नहीं पाई जाती हैं। देखिए फ्रेंड्स प्रवाल भित्तियाँ कहाँ पर जो है कि नहीं पाई जाती हैं, तो ये सुंदर वन में जो है कि प्रवाल भित्तियाँ नहीं पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे फिलहाल सी बिल्कुल राइट आंसर है। और ये फ्रेंड्स आपका जो है कि सुंदर वन किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सुंदर वन फ्रेंड्स ये जो है कि आपका मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। देखिए भारत का जो सुदूर बिंदु है यानी कि दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ये जो है कि आपका कहाँ पर है, तो ये जो है कि आपका इंदिरा पॉइंट है। मैंने जो है कि आंसर ही यहाँ पे बोल दिया था, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि सुदूर बिंदु कौन है, इंदिरा पॉइंट है। और इंदिरा पॉइंट फ्रेंड्स कहाँ पर है, तो इंदिरा पॉइंट आपका जो है कि अंडमान निकोबार में है, ये आपको जो है कि याद रखना है, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, ये आपका जो है कि अंडमान में है, ठीक है, अंडमान निकोबार में, ठीक है। ये फ्रेंड्स देखिए रिवीजन क्लास है, इसलिए मैं जो है कि इसमें लिखता हूँ कि आपको भी आसानी हो जाए। अगर आप फ्रेंड्स ईयरफोन लगा के बढ़िया तरीके से अगर बिल्कुल वीडियो को फास्ट मत करिएगा, आराम से अगर सुनेंगे तो आधे या 35 मिनट में लगभग आपका जो है कि अच्छा रिवीजन हो जाएगा। और ये टॉप लेवल के प्रश्न हैं, ये सभी प्रश्न मैं NCERT बुक्स में पढ़ाया भी हूँ और यहाँ पे हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सागौन, साल, चंदन महत्वपूर्ण प्रजातियाँ हैं, यानी कि ये प्रश्न आपका किस में पूछा गया है, तो 6 to 8 में SST के जियोग्राफी वाले पोर्शन में ये प्रश्न आपका पूछा गया है। और मैं आपको क्लास जो है कि 9th के NCERT जियोग्राफी में ये प्रश्न मैं आपको बताया भी हूँ। सागौन, साल, चंदल ये जो महत्वपूर्ण प्रजातियाँ कहाँ की हैं, तो ये जो है कि महत्वपूर्ण प्रजातियाँ फ्रेंड्स उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन की हैं, ठीक है। देखिए उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में फ्रेंड्स कितनी वर्षा होती है, तो 70 से लेकर जो है कि 200 सेंटीमीटर तक की यहाँ पर वर्षा होती है, ठीक है। और ये जो है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो मानसूनी वन भी बोलते हैं, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मानसूनी वन भी बोलते हैं, ठीक है, मानसूनी वन भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधनों का एक उदाहरण है, तो नवीकरणीय में यहाँ पे आपको सौर ऊर्जा दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बढ़ेंगे अपने जो है कि अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड्स मैं वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहता हूँ, ताकि फ्रेंड्स इतने में ही आपके लगभग ये 50 प्रश्न होते हैं, लेकिन इसमें अगर ये मानिए तो एक ऑप्शन में हम लोग 2 या 3 जानकारियाँ लेते हैं, तो लगभग ये आपके 100 से 150 प्रश्नों की यहाँ पे अभ्यास हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा निम्नलिखित में से किस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। तो स्वतः जुताई वाली मिट्टी इसको फ्रेंड्स हम लोग काली मिट्टी को बोलते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इस जो है कि काली मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो काली मिट्टी को हम लोग फ्रेंड्स रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, ये आपका प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। और इस जो है कि काली मिट्टी में किसका अधिक जो है कि उत्पादन होता है, तो कपास का जो है कि उत्पादन अधिकतम होता है,
ठीक है, और इसे हम काली मिट्टी को हम लोग कपास मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ से, वे चट्टानें जिसमें जीवाश्म होते हैं क्या कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि ये आपका जो है कि तलछटी चट्टानें होती हैं फ्रेंड्स, जिसमें जीवाश्म होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये मैं आपको शायद क्लास 7th के NCERT ज्योग्राफी के बुक में पढ़ाया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिएगा अपना अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी दशा या दशाएं चाय की कृषि के लिए आवश्यक नहीं पूछा है। देखिए फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, नहीं पूछा गया है। और यहाँ से देखिए उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण जलवायु, तो ये फ्रेंड्स आपका जो है कि क्या है, ये चाय के लिए उपयुक्त है। उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण जलवायु को जरूरत होती है। 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर परास वाली वर्षा, ये भी चाय की खेती के लिए आवश्यक है। मृदा में अच्छी मात्रा में चूना होना चाहिए, तो बिल्कुल ये आपका जो है कि कथन गलत है, अधिक चूना नहीं होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो क्लास 9th के पहले ही चैप्टर में दिया गया है, 2.4% है भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के कुल क्षेत्रफल के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा, देखिए भारत का जो है कि कुल जो है कि क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का जो है कि कुल क्षेत्रफल है फ्रेंड्स 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और ये जो है कि पूरे जो है कि विश्व के जनसंख्या का, देखिए एक और प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की पूरे विश्व की कुल जनसंख्या का भारत का कितना प्रतिशत है। तो ये है आपका फ्रेंड्स 17.7% है। तो ध्यान से आप जो है कि सुनेंगे तो यहाँ पे आपको जो है कि अच्छा रिवाइज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा तलछटी चट्टानों के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। जानबूझ के फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसलिए प्रश्न को घुमा के बनाता हूँ ताकि ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और देखिएगा यहाँ से, देखिए तलछटी चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जल विज्ञान प्रणाली द्वारा निर्मित होती है, तो ये आपका जो है कि बिल्कुल सही है। तलछटी चट्टानों के निर्माण में पहले से मौजूद चट्टानों का जो है कि अपक्षय शामिल होता है, ये भी सही है। और यहाँ पे देखिएगा तलछटी चट्टानों में जीवाश्म नहीं होते हैं, अभी मैं आपको ऊपर बताया था होते हैं। ठीक है, तलछटी चट्टानों में जीवाश्म होते हैं, अभी आपको ऊपर हमने बताया था। बिल्कुल जो है कि ये आपका असत्य है। और देखिए असत्य ही पूछा था। ठीक है, ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है, ये गलत है और गलत ही पूछा था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के सतह की सबसे निकटतम परत है जिसमें सभी मौसम घटित होते हैं। मैं आपको फ्रेंड्स क्लास 6 और 7th दोनों में पढ़ा चुका हूं। और ये प्रश्न आपका जो है कि TRE 3.0 PRT 125 में जो री एग्जाम हुआ था उसमें भी ये पूछा जा चुका है। तो कौन सी परत जो है कि सतह पृथ्वी के सतह के सबसे निकटतम है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल यहाँ पे फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा मौसम संबंधी घटनाएं भी इसी क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है, और देखिए क्षोभ मंडल के ऊपर क्या है, समताप मंडल। और समताप मंडल में फ्रेंड्स देखिए ओजोन परत पाई जाती है, फिर उसके बाद मध्य मंडल, फिर उसके बाद ताप मंडल, फिर उसके बाद जो है कि सबसे वायुमंडल। तो ये क्रम आपका जो है कि पूछा जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिएगा पवन अपर्दन से कौन सी भू आकृति उत्पन्न होती है। तो ये आपके NCERT के बुक्स में दिया गया है, जुगेन नामक आकृति। ये आपको जो है कि इसमें दिख भी रहा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ेंगे। नील घाटी और जावा द्वीप में जनसंख्या का उच्च घनत्व मुख्यतः किसके कारण होता है। तो इसके कारण होता है फ्रेंड्स क्योंकि देखिए यहाँ पे गहन कृषि होती है और यहाँ की जो है कि मृदा भी उपजाऊ है। तो आपने पढ़ा है NCERT के बुक्स में क्लास शायद 7th के, ठीक है, क्लास 7th में आपने पढ़ा है। देखिए जहाँ पर अधिक जनसंख्या क्यों होती है, जहाँ की मृदा उपजाऊ होगी, जहाँ पर कृषि होगी, वहाँ पर जनसंख्या अधिक होगी। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं।
क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए हम लोग इम्पोर्टेंट इसको कर लेंगे। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं फ्रेंड्स, ये जो है कि किस में पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति, इन दोनों ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। देखिएगा, पाक जलडमरू मध्य भारत और जो है कि किसके बीच है? तो पाक जलडमरू मध्य फ्रेंड्स, ये जो है कि आपका किसका है, किसके किसके मध्य है? तो ये आपका जो है कि फ्रेंड्स भारत और पाक, और जो पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो है कि दिखाई भी दे रहा होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा, ये आपका जो है कि यहाँ पे तमिलनाडु है, यहाँ पे केरल है, यानी कि यहाँ पे क्या है? भारत है। ठीक है, यहाँ पे भारत है, और ये आपका जो है कि पाक जलडमरू मध्य है बीच में। फिर उसके बाद ये आपका एरिया क्या है? श्रीलंका है। ठीक है, तो ये आपको जो है कि याद रखना होगा। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ेंगे। मेक्सिको में स्थानांतरित कृषि का जो है कि दूसरा नाम, ये भी मैं आपको क्लास 7th के NCERT ज्योग्राफी में बता चुका हूँ। क्लास 10 के NCERT ज्योग्राफी में भी दिया गया है कि मेक्सिको को स्थानांतरित कृषि का दूसरा नाम क्या है? तो जो मेक्सिको है फ्रेंड्स, ये जो है कि आपका मेक्सिको, ये कहाँ की है? तो ये मिल्पा की है। ठीक है, मेक्सिको में जो है कि स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखने का और प्रयास करेंगे। देखिए लद्दांग, लद्दांग फ्रेंड्स, लद्दांग नाम की कृषि कहाँ पर होती है? तो ये होती है फ्रेंड्स या तो मलेशिया में भी होती है। ठीक है, ये आपका जो है कि मलेशिया में भी होती है और इंडोनेशिया में भी होती है। ठीक है, ये आपके बुक में दिया गया है इंडोनेशिया। ठीक है, और ये चेना नाम की कृषि कहाँ पर होती है? तो ये श्रीलंका में होती है। स्थानांतरित कृषि को जो है कि बोलते हैं चेना, जो श्रीलंका में बोलते हैं। ठीक है, ये श्रीलंका हो गया। और यहाँ पे फ्रेंड्स ये देखिए, एक और यहाँ पे आपके बुक्स में दिया गया है, एक और एक्स्ट्रा यहाँ पे जान लीजिए। जो स्थानांतरित कृषि है, ये जो रोका इसका नाम है। ठीक है, ये जो एक इसका नाम रोका है, ये कहाँ पर होती है? तो ये ब्राज़ील में होती है। ठीक है, तो ये इतनी जानकारी आप याद रखिएगा, इससे एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की सबसे तटरेखा सबसे लंबी है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे छोटी तटरेखा किसकी है, ये भी आपको जानना जरूरी है। तो सबसे छोटी तटरेखा फ्रेंड्स ये आपका गोवा की है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए फ्रेंड्स, उत्तराखंड साझा करता है, बिहार भी साझा करता है, सिक्किम भी साझा करता है। तो देखिए इसमें आपका नहीं पूछा है, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा ये आपका नेपाल है। ठीक है, नेपाल है, और नेपाल में देखिएगा ये आपका जो है कि सिक्किम है, फिर उसके बाद बिहार है, फिर उसके बाद उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड इसमें नहीं है, यहाँ पे हाँ उत्तराखंड है। ठीक है, तो ये सभी जो है कि साझा करते हैं, उसमें नहीं पूछा गया था, इसलिए ये प्रश्न आपका जो है कि इसमें उपर्युक्त में से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर का प्रश्न, निम्न पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण, ये फ्रेंड्स आपको उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से जो है कि उत्तर, यह आपको याद रखना है। तो मैं आपको जो है कि रीजनिंग के क्लास में या पहले आपको जानकारी होना चाहिए, नई जानकारी है तो यहाँ पे जान लीजिए। ऊपर आपका जो है कि उत्तर होता है, नीचे आपका जो है कि दक्षिण होता है, इधर आपका जो है कि पूर्व होता है, और इधर आपका जो है कि क्या होता है? पश्चिम होता है। ठीक है, तो ये मानचित्र में भी आपका ऊपर उत्तर हो जाएगा, नीचे आपका जो है कि दक्षिण हो जाएगा, इधर आपका जो है कि पूर्व हो जाएगा, और इधर आपका जो है कि पश्चिम हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, इधर से इधर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है? काराकोरम है, फिर उसके बाद लद्दाख है, फिर उसके बाद जास्कर है, फिर उसके बाद पीर पंजाल है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से काराकोरम हो गया, फिर उसके बाद लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। तो देखिए उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या है? ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं।
नर्मदा और ताप्ती नदियां किस जलाशय में गिरती हैं, यानी कि किस जलाशय की बात यहाँ पे, या तो अरब सागर में गिरेंगी, या तो बंगाल की खाड़ी में, या तो हिंद महासागर में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, नर्मदा और जो है कि ताप्ती नदियां ये आपका जो है कि अरब सागर में गिरती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नर्मदा और ये आपकी ताप्ती नदियां, और यहाँ पे क्या है आपका, ये आपका जो है कि अरब सागर है, ये सभी अरब सागर में ही गिरती हैं। और इधर की नदियां कहाँ पर गिरती हैं, तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कमेंट करके आप बताइए कि कौन कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और ये मैं चीज़ें सारी पढ़ा चुका हूँ फ्रेंड्स। अब देखिएगा यहाँ से आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य ये जो है कि आपकी कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है, तो ये सतपुड़ा जो है कि पर्वत श्रृंखला स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ से प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से कौन सी पहाड़ियाँ जोड़ती हैं। ठीक है, तो ये पहाड़ियाँ फ्रेंड्स आपकी नीलगिरी की पहाड़ियाँ जोड़ती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स देखिएगा, एक और प्रश्न मैं आपको पढ़ा चुका हूँ क्लास 9th के NCERT जियोग्राफी में, कि नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सबसे ऊंची चोटी फ्रेंड्स आपकी डोडा बेटा है। ठीक है, तो ये भी आपको जो है कि याद रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये प्रश्न जो है कि पूछा भी आपका गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, भारत का कौन सा नेशनल पार्क ओलिव रिडले टर्टल के लिए जो है कि प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये आपके NCERT बुक्स में दिया गया है। ये जो है कि भीतरकनिका नेशनल पार्क के लिए स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पर है, तो ये आपका जो है कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग आगे भी बढ़ेंगे अपने जो है कि अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ से अगला प्रश्न आपका जो है कि क्या है, देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि, यानी कि भारत में संसदीय प्रणाली की जो है कि सरकार है क्योंकि, क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो यही ऑप्शन आपका सही है। और ये मैं प्रश्न आपके BPSC से उठाया हूँ। ठीक है, ये आपका जो है कि प्रश्न BPSC से उठाया हूँ, ये BPSC में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी। और ये फ्रेंड्स आपका जो है कि ये संसदीय प्रणाली, ये व्यवस्था कहाँ के संविधान से उठाई गई है, तो ये जो है कि आपके ब्रिटेन के जो है कि या ये कहाँ से उठाई गई है, तो ये ब्रिटेन के संविधान से जो है कि उठाई गई है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ से हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का जो है कि दर्शन कौन सा नहीं है, तो ये साम्यवादी राज्य, ये जो है कि दर्शन नहीं है। ठीक है, और ये दोनों जो है कि दर्शन हैं। तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। और देखिएगा, उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को इस नाम से जाना जाता है कहाँ पर। ठीक है, तो ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को सवाना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कुछ घास की जानकारियाँ यहाँ पे दी गई हैं। देखिए, उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को देखिए, सेल्वास क्या है, अमेजन बेसिन में, सवाना पूर्वी अफ्रीका, केनिया और तंजानिया में, लानोज वेनेजुएला में, पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया में, और कैंपास जो है कि ब्राजीलियन उच्च भूमि में। तो ये आपको जो है कि याद रखना है। और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है, तो जनता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वोट डाले जाते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, भारतीय गैंडा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, ये मैं आपको NCERT के बुक्स में पढ़ा दिया हूँ, क्लास 10th में शायद। ठीक है, कि भारतीय गैंडा किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, तो भारतीय गैंडा जो है कि ये आपका जो है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये जो है कि गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये आपका जो है कि असम राज्य में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे एक और प्रश्न पूछा जाता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान फ्रेंड्स ये जो है कि आपका गुजरात में है।
ठीक है, ये आपका कहाँ पर है, तो गुजरात में है। और ये जो है कि एशियाई शेर के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो एशियाई शेर के लिए जाना जाता है। और ये आपका जो है कि सुंदरवन, तो सुंदरवन ये आपका जो है कि पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, ये आपका जो है कि पश्चिम बंगाल में है। और ये जो है कि बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो बंगाल टाइगर के लिए ये जाना जाता है, ये आप याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। भारत एक जो है कि गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत एक जो है कि गणतंत्र है। और इसका अर्थ फ्रेंड्स ये है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, तो ये आपका जो है कि याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, ग्रेट बैरियर रीफ किसके लिए प्रसिद्ध है? ग्रेट बैरियर रीफ ये मैं आपको जो है कि क्लास 10th के NCERT जियोग्राफी में बताया था। ग्रेट बैरियर रीफ ये जो है कि किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ग्रेट बैरियर रीफ ये जो है कि आपके मूगा चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखते हैं, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? यानी कि समवर्ती सूची साफ तौर पे किस देश के संविधान से उठाई गई है? तो समवर्ती सूची ये जो है कि आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उठाई गई है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और समवर्ती सूची ये जो है कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उठाई गई है। और वर्तमान में फ्रेंड्स समवर्ती सूची के कितने विषय हैं? तो टोटल जो है कि 52 विषय हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है कि शिक्षा किसका विषय है? तो शिक्षा जो है कि ये आपका समवर्ती सूची का जो है कि विषय है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। और ये जो है कि आपका हो गया है। ठीक है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। और ये आपका जो है कि आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। और यहाँ से देखिए, आगे हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ से भारतीय संविधान के निम्न में दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नाम की सूची तथा उनके राज्यों क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? ठीक है, तो ये आपका जो है कि पहली अनुसूची है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये सारे प्रश्न आपके BPSC में पूछे गए हैं। यहाँ से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीवन के लिए खतरा है? ठीक है, यानी कि कौन सा वन्य जीवन के लिए खतरा है? तो संरक्षण के जो प्रयास हैं, ठीक है, संरक्षण के जो प्रयास हैं, और ये फ्रेंड्स ये जो है कि पर्यावरण के लिए खतरा नहीं है। ठीक है, और ये जो है कि प्रदूषण, वनों की कटाई, ये जो है कि खतरा है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं, यानी कि भारतीय संविधान के तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये फ्रेंड्स आपके जो है कि भीमराव अंबेडकर जी थे। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और प्रारूप समिति, देखिए फ्रेंड्स, प्रारूप समिति का जो है कि गठन कब होता है? तो प्रारूप समिति का जो है कि गठन 29 अगस्त, ठीक है, 29 अगस्त 1900 जो है कि 47 को होता है, जिसमें कुल टोटल जो है कि 7 सदस्य थे। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। ठीक है, देखिएगा, यहाँ से 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था? ठीक है, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व फ्रेंड्स आपका बिहार का था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे कम कहाँ का था? तो सबसे कम फ्रेंड्स ये आपका जो है कि अरुणाचल प्रदेश का था। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश का था सबसे कम। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो बिहार का था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो रहा है। ठीक है, और यहाँ से हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो 86वें संविधान संशोधन के तहत जो है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा का जो है कि प्रावधान है। और यहाँ से फ्रेंड्स ये जो है कि आपके किस आर्टिकल में है? तो ये जो है कि 21A में है। ठीक है, तो ये प्रश्न आप जो है कि याद रखिएगा। और यहाँ से हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की
चौथी अनुसूची का जो है कि सही वर्णन करता है। ठीक है, तो चौथी अनुसूची का सही वर्णन ये जो है कि आपका कौन कौन करता है, तो राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो है कि सीटों के आवंटन का जो है कि संबंध में प्रावधान, ये जो है कि चौथी अनुसूची का सही वर्णन कर रहा है। ठीक है, और ये दोनों नहीं कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जो है कि निम्नलिखित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य नहीं निभाया जाता है। ठीक है, तो इसमें ये जो है कि आपका नहीं निभाया जा रहा है, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया, इसलिए डायरेक्टली मैं आंसर बता दे रहा हूँ। सार्वजनिक धन की प्राप्ति और जारी करने को नियंत्रित करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, ये जो है कि आपका नियंत्रक एवं महालेखा, ये नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक है, यह किस आर्टिकल में है, तो ये जो है कि फ्रेंड्स आर्टिकल 148 में है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग आगे भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, देखिए बिहार से भारत की संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था, यानी कि भारत की जो संविधान सभा था, इसमें बिहार का कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो ऑप्शंस में दिया गया है जो सदस्य नहीं था। ठीक है, तो एन सिन्हा ये तो थे, और राजेंद्र प्रसाद ये भी थे, जगजीवन राम ये भी थे, और श्याम नंदन प्रसाद मिश्र तो ये भी थे। ठीक है, यानी कि ये सभी जो है कि सभी संविधान सभा के सदस्य थे। ठीक है, सभी सदस्य थे, तो इसमें नहीं पूछा गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है कि ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी लोग क्या थे, बिहार से हैं और भारत की संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को सलाह देता है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, केवल तभी जब वह ऐसी सलाह मांगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, पॉलिटी के अधिकतर प्रश्न ये कथन भरे ही होते हैं, जैसे कि आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा, देखिए फ्रेंड्स, इसमें प्रस्तावना नहीं पूछा जा रहा है, प्रस्तावना की भाषा पूछा जा रहा है। ठीक है, प्रस्तावना की भाषा जो है कि किस देश से लिया गया है, तो प्रस्तावना की भाषा फ्रेंड्स ये जो है कि आपके ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये आप जो है कि नोट डाउन करिएगा, प्रस्तावना की भाषा ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और अगर डायरेक्टली पूछ दिया जाए कि प्रस्तावना किस जो है कि देश से लिया गया है, किस देश के संविधान से, तो प्रस्तावना फ्रेंड्स ये जो है कि आपके कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से वित्त आयोग जो है कि संविधान के किस अनुच्छेद में है, यानी कि देखिए वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो वित्त आयोग है ये संविधान के अनुच्छेद 280 में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और कमेंट करके आप जो है कि बताइए कि वर्तमान में वित्त आयोग के जो है कि वर्तमान में जो है कि वर्तमान में वित्त आयोग कौन है। ठीक है, वर्तमान में वित्त आयोग कौन है, तो वर्तमान में फ्रेंड्स वित्त आयोग कौन है, कमेंट करके आप जो है कि बताइएगा। और देखिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है, वित्त आयोग का जो है कि गठन कौन करता है, गठन कौन करता है, तो ये फ्रेंड्स आपका जो है कि राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा, और यहाँ से हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। ठीक है, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो है कि आपका भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकता के बारे में कहा गया है, तो बिल्कुल ये जो है कि आपका असत्य है। ठीक है, क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स देखिएगा भाग 3 में क्या है, ध्यान से देखिएगा, भाग 3 में क्या है, तो भाग 3 में फ्रेंड्स आपका जो है कि मूल अधिकार है। ठीक है,
भाग 3 में मूल अधिकार है, और इसमें क्या कहा गया है, भाग 3 में नागरिकता है, तो इसीलिए यहाँ पे असत्य है, और आपका ऑप्शन नंबर जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर है। और नागरिकता का इसमें थोड़ा सा जिक्र अगर किया गया है तो यहाँ पे ये भी आप जो है कि जान लीजिए फ्रेंड्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है कि भाग 3 में क्या है, भाग 2 में आपका नागरिकता है, ठीक है, भाग 2 में आपका नागरिकता है। और यहाँ से फ्रेंड्स यहाँ से ये क्लास आपकी कंप्लीट होती है। और मैं ऊपर आपको जो है कि कमेंट करने के लिए क्या बोला था उसका भी आंसर यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि आप लोग कमेंट तो करते हैं नहीं। वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 200 जो है कि 80 में है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स एक और प्रश्न बनता है, वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो वित्त आयोग का जो है कि गठन करता है आपका राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। और वर्तमान में आपके 16वें वित्त आयोग कौन है, तो 16वें वित्त आयोग फ्रेंड्स डॉक्टर डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। तो ये फ्रेंड्स आप जो है कि याद रखिएगा। और फ्रेंड्स ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को दोस्त सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, जय हिंद। देखिए किसने पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की जो है कि मांग को उठाया था, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है कि मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा जो है कि 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया गया था, ठीक है। और जो है कि देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 1921 के जो है कि अहमदाबाद अधिवेशन में, ठीक है, अहमदाबाद अधिवेशन में, ये आप जो है कि याद रखिएगा, अहमदाबाद अधिवेशन में। और फ्रेंड्स देखिए इससे संबंधित एक और प्रश्न जो है कि पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज के जो है कि प्रस्ताव को जो है कि कब पारित किया गया था। और इस जो है कि अहमदाबाद के जो है कि 1921 में जो अहमदाबाद वाला जो अधिवेशन हुआ था, इसके जो है कि अध्यक्ष कौन थे, तो हकीम अजमल खान थे, ठीक है। तो ये भी आप जो है कि याद रखिएगा, हकीम अजमल खान, ठीक है, ये आप जो है कि याद रखिएगा, हकीम अजमल खान, ठीक है, अजमल खान। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित जो है कि कब किया गया था, तो पूर्ण स्वराज के जो है कि प्रस्ताव को फ्रेंड्स यहाँ पे 1929 में जो है कि पारित किया गया था, 1929 के कहाँ पर, लाहौर के अधिवेशन में, ठीक है। तो ये भी आप जो है कि याद रखिएगा, लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज, ठीक है, पूर्ण स्वराज का जो है कि प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है, पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया था। और इसके फ्रेंड्स अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष भी आपको जो है कि पता होना चाहिए, अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो देखिए इससे कितने प्रश्न आपको जो है कि बने हैं, यहाँ पर देखिएगा, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था, तो मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा जो है कि पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया गया था। और कब उठाया गया था, तो 1921 में अहमदाबाद के जो है कि अधिवेशन में, ठीक है। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा अहमदाबाद के जो कि अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, तो हकीम अजमल खान जो है कि किए थे। और पूर्ण स्वराज की जो है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था, तो 1929 के जो है कि लाहौर के अधिवेशन में इसके अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ से जो है कि अपने दूसरे प्रश्न की तरफ, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम जो है कि गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे फ्रेंड्स आपके सी राजगोपालाचारी, ठीक है, सी राज गोपालाचारी, ये आप जो है कि याद रखिएगा,
तो सी राजगोपालचारी फ्रेंड्स आपके जो है कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है कि ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या बनता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये जो है कि भारत का जो है कि पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जी थे। ठीक है, अब देखिए भारत का पहला वायसराय, तो ये जो है कि भारत का पहला वायसराय था। ठीक है, ये भी आप जो है कि याद रखिएगा, वायसराय। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं, वायसराय। अब देखिए फ्रेंड्स, बंगाल का, तो ये वारेन हेस्टिंग फ्रेंड्स, ये बंगाल का जो है कि पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो ये भी आप जो है कि याद रख सकते हैं। ठीक है, ये बंगाल का जो है कि गवर्नर जनरल था। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से प्रश्न क्या बना था, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है कि ई बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि सी राज गोपालाचारी जी थे। ठीक है, और लॉर्ड विलियम बेंटिंक, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक फ्रेंड्स भारत का पहला गवर्नर जनरल था। और लॉर्ड कैनिंग की बात करेंगे तो भारत का पहला वायसराय था। वारेन हेस्टिंग की बात करेंगे तो ये जो है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने जो है कि संगठित किया था? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रश्न बनता है आपका कि 1929 में खुदाई खिदमतगार को जो है कि किसने संगठित किया था? तो ये थे फ्रेंड्स आपके जो है कि कौन थे? तो यहाँ पर ये थे आपके अब्दुल गफ्फार खान। और देखिए ये भी प्रश्न बनता है कि अब्दुल गफ्फार जी को जो है कि किस नाम से जाना जाता है? तो इनको जो है कि फ्रेंड्स सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, और ये जो है कि और यहाँ पे देखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भारत में नियमित और वैज्ञानिक तरीके से जनगणना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में नियमित और वैज्ञानिक तरीके से जनगणना फ्रेंड्स ये आपके 1881 में जो है कि हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और 1881 में फ्रेंड्स नियमित और वैज्ञानिक तरीके से जब जनगणना हुई थी, तो उस टाइम जो है कि वायसराय कौन थे? तो रिपन वायसराय थे। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं, रिपन 1881 में। ठीक है, और यहाँ पे एक और प्रश्न बनता है कि जो है कि पहली बार जनगणना जो है कि कब हुई थी? तो पहली बार जनगणना फ्रेंड्स हुई थी आपकी 1872 में। और 1872 में जब पहली जनगणना हुई थी, उस टाइम जो है कि कौन थे? तो उस टाइम फ्रेंड्स आपके जो है कि मेयो के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, तो ये भी आप जो है कि याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर, क्योंकि नियमित और वैज्ञानिक तरीके से जनगणना 1881 में हुई थी। अब देखिए यहाँ से 4 नंबर का प्रश्न हो गया। 5 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार समाजवादी पार्टी का जो है कि गठन राजकुमार शुक्ल और यहाँ पे नहीं, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था। और ये कब हुआ था फ्रेंड्स? तो ये जो है कि आपके 1931 में ये हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे फ्रेंड्स फिर क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए एक और प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की नींव कब पड़ी थी? तो 1900 जो है कि 34 में। 1934 में आप जो है कि याद रख सकते हैं, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की नींव पड़ी थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि TRE 3.0 री एग्जाम PIT में प्रश्न पूछा गया था कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न क्या बन रहा है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो देखिए फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु CR दास जी थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु फ्रेंड्स गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रख सकते हैं।
गोपाल कृष्ण गोखले, ये आप याद रखिएगा। ये आपका जो है कि प्रश्न पूछा गया है टीआरई 3.0 में। अब देखिएगा यहाँ से हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, किस आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता बिहार में जो है कि सक्रिय था? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये आपके बिहार टीजीटी में, बिहार टीचर के टीजीटी के एग्ज़ाम में पूछा गया है कि किस आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता बिहार में सक्रिय हुआ था। तो यहाँ पर देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, तो ये आपका जो है कि ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, आज़ाद दस्ता गठन का जो है कि आज़ाद दस्ता गठन, देखिए इसका आज़ाद दस्ता का जो है कि गठन कौन करता है? तो जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। तो ये आप जो है कि याद रख सकते हैं यहाँ से, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स यहाँ से और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब होती है? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत फ्रेंड्स होती है 8 अगस्त। 8 अगस्त, यहाँ से देखिएगा 8 अगस्त 1942। ठीक है, और 8 अगस्त 1942। तो इसी टाइम जो है कि एक और प्रश्न पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है कि जयप्रकाश नारायण को किस जेल में रखा गया था? तो जयप्रकाश नारायण जी को हजारीबाग में जो है कि हजारीबाग जेल में रखा गया था। ठीक है, हजारीबाग जेल में रखा गया था। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बनता है फ्रेंड्स, क्योंकि पूछा गया। और ये यहाँ से जो है कि फरार हो गए थे। ये यहाँ से क्या हो गए थे? तो ये फरार हो गए थे, और फरार होने के पश्चात ही जो है कि ये आज़ाद दस्ता का जो है कि गठन करते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, प्रश्न यहाँ से बनता है। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित किया गया था? ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, ये न्यू इंडिया जो है कि समाचार जो पत्र था, ये एनी बेसेंट के द्वारा जो है कि प्रकाशित किया गया था। और यहाँ से एनी बेसेंट की जो है कि और कौन सी पत्रिका है? तो कॉमनवेल्थ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कॉमनवेल्थ। ठीक है, ये भी आपका जो है कि पूछा जाता है, और टीआरई 3.0 में ये जो है कि आपका 6 to 8 एसएसटी में ये पूछा गया है। और देखिए फ्रेंड्स, ये इंडियन ओपिनियन, तो ये इंडियन ओपिनियन नामक जो है कि पत्रिका, ये किसकी है? तो ये महात्मा गांधी जी की है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये आपकी गांधी जी की है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। और यहाँ से देखिएगा, ये इंडिपेंडेंट, तो ये जो है कि किसकी जो है कि बुक है? तो ये मोतीलाल जो है कि नेहरू की है। ठीक है, तो ये भी आप जो है कि याद रखिएगा, मोतीलाल नेहरू की है, मोतीलाल नेहरू की है। ठीक है, तो ये प्रश्न बनता है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ से अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? तो वो था फ्रेंड्स आपका जो है कि लखनऊ अधिवेशन 1936 का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और एक और प्रश्न बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब 1907 के सूरत के अधिवेशन में 2 भागों में बट गया था, तो देखिए लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन कौन सा था? 1916 का लखनऊ अधिवेशन था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? मजूमदार जी थे। ठीक है, तो इसी में जो है कि ये एकजुट हुए थे। यहाँ पे ये भी जानकारी आपको जो है कि पता होना चाहिए। और यहाँ से देखिएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जो है कि होती है। और कब होती है? तो 1897 में ये होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये देखिए, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण ये जो मिशन है फ्रेंड्स, इसका जो है कि मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जो है कि आपका बेलूर में है। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, ठीक है, तो वो था अधिवेशन आपका अमृतसर का अधिवेशन था 1919। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसके फ्रेंड्स अध्यक्ष कौन थे? ये जो अधिवेशन हुआ था अमृतसर अधिवेशन 1919,
इसके जो है कि अध्यक्ष कौन थे? तो इसके फ्रेंड्स अध्यक्ष थे आपके मोतीलाल नेहरू जी थे। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। प्रश्न देखिए यहीं से घुमा फिरा के पूछा जाता है। और ये एक और प्रश्न बनता है कि मोतीलाल नेहरू की जो है कि मृत्यु, मोतीलाल जो है कि नेहरू की मृत्यु कब होती है? तो 1 अगस्त 1920 को यहाँ पे किसकी यहाँ पे देखिए बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब होती है? तो देखिए तिलक की जो है कि मृत्यु फ्रेंड्स यहाँ पे तिलक की मृत्यु कब होती है? तिलक की मृत्यु फ्रेंड्स 1 अगस्त 1920 को इनकी जो है कि मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से भारत का जो है कि पहला समाचार पत्र मिरात उल अखबार किसने जो है कि शुरू किया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये आपका जो है कि टीआरई के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स, भारत का पहला फारसी समाचार पत्र वो कौन था? देखिए मिरात उल अखबार, तो ये देखिए राजा राममोहन राय का। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और मिरात उल अखबार जो है कि कब शुरू हुआ था? तो 1822 में जो है कि शुरू हुआ था। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। और देखिए यहाँ से प्रश्न 2-3 बनता है। राममोहन राय देखिए आत्मीय सभा की स्थापना कब करते हैं? यहाँ से देखिएगा आत्मीय सभा की स्थापना कब करते हैं? 1815 में। और संवाद कॉमेडी का जो है कि संपादन कब करते हैं? 1821 में। और ब्रह्म समाज का जो है कि स्थापना कब करते हैं? तो 1828 में। ये 3 चीज़ जो है कि आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? ठीक है, तो देखिए लाला लाजपत राय अपना जो है कि राजनीतिक गुरु मेजनी को जो है कि माने थे। ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से महत्वपूर्ण है। और लाला लाजपत राय को फ्रेंड्स पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी प्रश्न बहुत बार जो है कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये पंजाब केसरी, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, और लाला लाजपत राय की मृत्यु फ्रेंड्स कैसे हुई थी? जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, उसमें लाठीचार्ज हुआ था, उसमें लाला लाजपत राय जी जो है कि चोटिल हुए थे और उसी चोट के कारण जो है कि इनकी मृत्यु भी हो गई थी। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किसने किया था? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स बंगाल में जो है कि द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त जो है कि किसने किया था? तो ये यहाँ से देखिए वारेन हेस्टिंग के द्वारा जो है कि बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, समाप्त कर दिया गया था। कब किया गया था समाप्त? तो 1700 जो है कि 72 में ये समाप्त कर दिया गया था। अब यहाँ से ये प्रश्न बनता है कि इसको जो है कि लागू कब किया गया था? तो 1765 में जो है कि ये लागू कर दिया गया था बंगाल में। ठीक है, लागू कर दिया गया था। और उस टाइम जो है कि ये किसके द्वारा? तो क्लाइव के द्वारा जो है कि ये लागू किया गया था। ठीक है, ये क्लाइव के द्वारा जो है कि लागू किया गया था। और समाप्त किसके द्वारा? तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा 1772 में। ये आप याद रख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। इंडियन अनरेस्ट का जो है कि लेखक कौन था? देखिए फ्रेंड्स इंडियन अनरेस्ट का जो है कि लेखक यहाँ पे वैलेंटाइन सिरोल जी थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए C.R. दास को किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इससे 3-4 प्रश्न पूछे जाते हैं। C.R. दास को किस नाम से जाना जाता है? तो C.R. दास को जो है कि देश बंधु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देश बंधु के नाम से इनको जाना जाता है। और देश बंधु देखिए किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो फिलहाल इसका जो है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है कि ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रख सकते हैं। और यहाँ से देखिए एक और प्रश्न जो है कि पूछा जाता है लोकमान्य। तो लोकमान्य जो है कि ये लोकमान्य के नाम से जो है कि किनको जाना जाता है? तो तिलक को जाना जाता है। ठीक है, तिलक को जाना जाता है। और यहाँ से लोकनायक के जो है कि नाम से किनको जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से जो है कि जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, जेपी नारायण को जो है कि ये जाना जाता है।
ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। और देखिए लोकहितवादी, लोकहितवादी फ्रेंड्स, ये लोकहितवादी के नाम से जो है कि किनको जाना जाता है, तो लोकहितवादी के नाम से फ्रेंड्स गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। ठीक है, नाम से जाना जाता है गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, तो ये आप महत्वपूर्ण है, ये आप जो है कि कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सी आर दास को किस नाम से जाना जाता है, तो सी आर दास को जो है कि देशबंधु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और लोकमान्य के नाम से तिलक को जाना जाता है, लोकनायक के नाम से जेपी नारायण को जाना जाता है, और लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगे थे, जब कब जाना जाने लगे थे, तो देखिए फ्रेंड्स ये जो है कि सरकार उन्हें रैंड मर्डर केस में जो है कि अभियुक्त बनाया था, तभी से ये लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगे थे। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालयी भूल जो है कि कहा था, तो वो घटना फ्रेंड्स कौन सी थी, तो वो घटना फ्रेंड्स आपकी चौरा चौरी हत्याकांड थी। ठीक है, और ये चौरी चौरा जो है कि कब हुई थी, तो 5/4 और कहीं कहीं आपको 5 फरवरी मिलेगा 1922। ठीक है, और ये जो है कि कहाँ होती है, तो गोरखपुर में होती है। ठीक है, गोरखपुर में होती है, क्योंकि ये चौरा चौरी नामक स्थान ये आपका गोरखपुर में है। ठीक है, अब देखिए इसी घटना के कारण जो है कि महात्मा गांधी जी बहुत निराश हुए थे, और 12 फरवरी 1922 को जो है कि ये असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। ठीक है, ये वापस ले लेते हैं असहयोग आंदोलन को, तो ये महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत के जो है कि स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता था। ठीक है, तो ये निरूपित करता था फ्रेंड्स, देखिए सैनिक संसाधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रमण साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। उग्रवादी का मतलब फ्रेंड्स देखिए नेता दो प्रकार के थे आपके, एक थे नरम दल के और एक गरम दल के, तो ये जो है कि गरम दल के नेताओं को ही उग्रवादी विचारधारा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर है। और ये प्रश्न मैं इसलिए शामिल किया हूँ क्योंकि ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका जो है कि जून 1948, तो ये तारीख कौन थी तो ये आपका जो है कि 30 जून 1948 थी, जब जो है कि प्रधानमंत्री इटली भारत में ब्रिटिश शासन को जो है कि वापस लेने की घोषणा किए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा गोल्डन ग्रेस होल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है, तो वो है फ्रेंड्स आपकी सरोजनी नायडू जी हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ से दो प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल, भारत की जो है कि पहली महिला राज्यपाल, तो ये कौन है फ्रेंड्स, तो ये हैं आपकी जो है कि सरोजनी नायडू जी। ठीक है, तो ये सरोजनी नायडू जी हैं। और देखिए भारत की इनको कोकिला भी कहा जाता है, तो ये भी आप जो है कि याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। और यहाँ से देखिएगा अगला प्रश्न, अल हिलाल नामक समाचार पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था, तो देखिए अल हिलाल नामक जो है कि समाचार पत्र ये अबुल कलाम आज़ाद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए अल हिलाल और अल बिलाग। ठीक, ये दोनों जो है कि नामक समाचार पत्र आपको जो है कि याद होना चाहिए, दोनों इन्हीं का है। और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो है कि स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो है कि केंद्र बन गया, तो वो है फ्रेंड्स आपका जो है कि देखिएगा एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। देखिएगा एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर, देखिए ये प्रश्न पूछा जाता है, गिरमिटिया मजदूर के रूप में जो है कि कार्य करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास नारायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था।
यह जिस किसान नेता का जिक्र है वह कौन है? तो देखिए वो जो है बाबा रामचंद्र थे। बाबा रामचंद्र, ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा एक और प्रश्न बनता है कि अवध किसान सभा का जो है कि स्थापना कौन किया था? तो अवध, यहाँ पे देखिएगा अवध किसान सभा, अवध किसान सभा की जो है कि स्थापना कौन करता है? तो बाबा रामचंद्र, ठीक है। और कब करते हैं? तो ये करते हैं फ्रेंड्स आपके 1920 में। महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स क्योंकि ये प्रश्न आपका पूछा गया है। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ से निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सबसे पहले नहीं वाले को हम लोग पकड़ेंगे यहाँ से। तो देखिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट यहाँ पे कर्जन दिया गया है जो कि बिल्कुल गलत है। ये आपका जो है कि लिटन है, ठीक है। ये आपका जो है कि लिटन है। और ये कब है? तो लिटन है फ्रेंड्स आपका जो है कि 1878 में, ठीक है। तो यही आपका गलत है। यहाँ से फिलहाल आपका ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिए इल्बर्ट बिल रिपन के कार्यकाल में ये बिल्कुल सही है। कब होता है? तो 1800 जो है कि 83 में होता है, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति डलहौजी, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। और यहाँ से हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं। यहाँ से सबसे पहले एक बार और प्रश्न को समझ लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ये कर्जन के कार्यकाल में नहीं होता है, ये होता है आपका लीटन के कार्यकाल में, ठीक है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इल्बर्ट बिल रिपन और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये डलहौजी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो नहीं पूछा था। और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहली बार जनगण मन कहाँ गाया गया था? ठीक है। तो देखिए पहली बार फ्रेंड्स जनगण मन कोलकाता में गाया गया था। और कब गाया गया था? तो 1911 में गाया गया था, कलकत्ता के अधिवेशन में, ठीक है। तो कलकत्ता के अधिवेशन में, यहाँ पे फ्रेंड्स आप याद रखिएगा कलकत्ता अधिवेशन में होता है। और इस कलकत्ता अधिवेशन की जो है कि अध्यक्षता कौन करता है? तो कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता फ्रेंड्स कौन करता है? कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष बिशन नारायण धर, ठीक है। तो ये भी आप जो है कि याद रख सकते हैं बिशन, देखिए फ्रेंड्स बिशन नारायण धर, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। और देखिए यहाँ से 3 प्रश्न बनता है। वो 3 प्रश्न फ्रेंड्स क्या हो सकते हैं देखिएगा। पहली बार जनगण मन कहाँ गाया गया था? तो कोलकाता में गाया गया था। कब गाया गया था? तो 1911 में कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। और इस 1911 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो बिशन नारायण धर थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह को किसने जो है कि किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? यानी कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है 1857 की क्रांति, यह किसके द्वारा कहा गया था या वर्णित किया गया था? तो वो थे फ्रेंड्स आपके वी.डी. सावरकर जी, ठीक है। वी.डी. सावरकर जी थे। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से फ्रेंड्स आपका 28 नंबर का प्रश्न आता है। भारत स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहन किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा है? तो यह गीत फ्रेंड्स देखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। अमार सोनार बांग्ला जो कि वर्तमान में बांग्लादेश का जो है कि राष्ट्रगान भी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण क्या था? देखिए ये IAS प्री 1998 में ये प्रश्न पूछा गया है। और देखिए फ्रेंड्स ये प्रश्न भले ही बहुत पहले पूछा गया है लेकिन ये बाद में भी ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहिष्कृत भारत समाचार पत्र की स्थापना जो है कि किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स बहिष्कृत भारत समाचार पत्र की स्थापना ये होती है फ्रेंड्स आपके भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर फिलहाल में
और बी बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिए यहाँ से भीमराव अंबेडकर जी की जो है कि भीमराव अंबेडकर जी की ऑन और जो है कि कौन कौन सी जो है कि पत्रिकाएं हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं, पूछी जाती हैं। तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा मूक नायक, ठीक है, मूक नायक, ठीक है, मूक नायक हो गया, एक पूछी जाती है। और एक है आपकी जो है कि समता है, ये पूछी जाती है। और एक है आपकी जनता, ठीक है। ये तीनों पत्रिकाएं भीमराव अंबेडकर जी की हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बार बार पूछी जाती हैं, ठीक है। और यहाँ से हम लोग फ्रेंड्स आगे भी बढ़ेंगे। देखिएगा महात्मा गांधी के साथ निम्न में जो है कि मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की जो है कि अर्थी उठाई गई थी। ये यूपीपीसीएस 2014 में प्रश्न पूछा गया है। और महात्मा गांधी जी के साथ जो है कि निम्न में से मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। तो वो थे फ्रेंड्स आपके शौकत अली जी थे। और एक और था, इसको आप कमेंट करिए, सैफुद्दीन किचलू जी थे, ठीक है, ये किचलू जी थे। यहाँ से ये दोनों लोग क्या करते हैं, तो ये मुसलमान थे और ये जो है कि बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाए थे। महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, बार बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई थी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से तिलक की जो है कि मृत्यु कब हुई थी। तो तिलक की मृत्यु अभी मैं ऊपर आपको बताया था 1 अगस्त 1900 जो है कि 20 को होती है। ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स ये बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। तो वो फ्रेंड्स आपका जो है कि विद्रोह कौन सा है, तो ये सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद कीजिए फ्रेंड्स, टीआरई 3.0 में एक प्रश्न पूछा गया था कि आनंद मठ ये जो है बंकिम चंद्र चटर्जी जी का, इसका जो है कि संपादन कब होता है। तो 1882 में होता है। ये प्रश्न पूछा गया है, कहाँ पर पूछा गया है, तो टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम पीआईटी में ये प्रश्न आपका पूछा गया है। तो यहीं से प्रश्न आपके बनते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है। देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से किसकी अध्यक्षता विजय राघवाचारी ने की थी। ये यूपीपीसीएस मेंस 2016 में प्रश्न पूछा गया है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से किसकी अध्यक्षता विजय राघवाचारी ने की थी, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिएगा ये नागपुर 1920 के अधिवेशन में, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नागपुर का अधिवेशन था 1920 में। और इसके जो है कि अध्यक्ष कौन थे, विजय राघवाचारी जी थे। ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा लखनऊ अधिवेशन 1916, तो लखनऊ अधिवेशन 1916 के जो है कि अध्यक्षता कौन किए थे, तो अंबिका चरण मजूमदार जी ये जो है कि आपके किए थे, ठीक है। तो ये आप जो है कि याद रख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में मजूमदार। और अब वीडियो अगर आप देख रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं, तो देखिए लखनऊ अधिवेशन 1916 अंबिका चरण मजूमदार, नागपुर अधिवेशन 1920 विजय राघवाचारी। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा गया अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये आपके जो है कि CR दास जी करते हैं, ठीक है, CR जो है कि दास जी ये करते हैं। तो ये सारे प्रश्न आपके बन सकते हैं। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का यानी कि मक्का का द्वार जो है कि कहा गया था। ये बीपीएससी 2023 में हाल ही में पूछा गया है। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप इसका राइट आंसर क्या है, सूरत है आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का जो है कि प्रधान सेनापति कौन था, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का जो है कि प्रधान सेनापति कौन था, तो देखिए लॉर्ड वेवेल था, ठीक है, और लॉर्ड वेवेल था। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब होती है, तो 8 अगस्त 1942 को होती है, ठीक है। और उस टाइम फ्रेंड्स वायसराय कौन थे, तो लिन लिथगो जी थे, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से देखिएगा आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से किसने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में दूतावासों की स्थापना की है, तो वो है फ्रेंड्स आपके टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर
हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं प्रश्न का डायरेक्ट आंसर देकर भी आगे निकल सकता था, लेकिन रिवीजन क्लास है, अगर साथ में 2-3 जानकारी और बोला जाए, लिखा जाए, तो इससे फ्रेंड्स आपकी जो है कि तैयारी और बढ़िया तरीके से हो पाएगी। ठीक है, देखिए निम्न में से कौन नीला जल योजना यानी कि ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? तो ब्लू वाटर नीति से संबंधित आपका जो है कि द अल्मीडा जी हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये अल्मीडा जी, यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, ये जो द अल्मीडा है, ये फ्रेंड्स प्रथम पुर्तगाल वायसराय था। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं, प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। ठीक है, ये प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। और इसका जो है कि कार्यकाल फ्रेंड्स कितना कितना तक है? तो इसका जो है कि कार्यकाल यहाँ पर हम लोग जो है कि लिखेंगे 1505 से 1509। ठीक है, तो ये इसी के कार्यकाल में जो है कि ब्लू वाटर नीति ये संबंधित है। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे यहाँ से बढ़ेंगे। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसने सबसे पहले भगवत गीता का जो है कि अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो वो है फ्रेंड्स आपके चार्ल्स विल्किंस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। और भगवत गीता का जो है कि अंग्रेजी में अनुवाद ये कब किया गया था? तो 1700 जो है कि 85 में ये किया गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में जो है कि स्थापित की थी? ये बीपीएससी प्री 2019 में प्रश्न पूछा गया है और बिहार के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो देखिए फ्रेंड्स, ये 1632 में। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। विलियम बेटिंग के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है कि आपके 1829 में विलियम बेटिंग के द्वारा जो है कि सती प्रथा जो है कि ये समाप्त कर दी गई थी। और किसके सहयोग से? तो राजा राममोहन राय के सहयोग से, राजा राम मोहन के जो है कि सहयोग से विलियम बेटिंग के द्वारा सती प्रथा 1829 में समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। और यहाँ से देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्ता शासक का जो है कि जनक माना जाता है? तो ये है फ्रेंड्स आपके लॉर्ड रिपन जी। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो फ्रेंड्स देखिएगा, इन अंग्रेजों को वैसे देखिए सभी में लॉर्ड लगा हुआ, तो ये सम्मान के लायक नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बढ़िया चीज़ें किए हुए हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1939 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ से जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, ये ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस की जो है कि का गठन कब होता है? तो 1900 जो है कि 27 में इसका जो है कि गठन होता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, इसको आप जो है कि याद रख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से जो है कि किसने की थी? तो ये फ्रेंड्स आपके जो है कि गोपाल कृष्ण गोखले जी जो है कि भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये मैं प्रश्न आपको बता चुका हूँ, ये गोपाल कृष्ण गोखले जी गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। ठीक है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु। ठीक है, राजनीतिक गुरु। ठीक है, तो यहाँ से ये महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न आपका पूछा भी गया है। भारत के जो है कि विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि जब भारत का विभाजन हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस टाइम जो है कि आचार्य JB कृपलानी जी ये जो है कि आपके अध्यक्ष थे। ठीक है, जब भारत का विभाजन हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण जो है कि क्या था? तो देखिए फ्रेंड्स, परमानेंट सेटलमेंट का मतलब है अस्थाई बंदोबस्त, यानी कि बिहार में अस्थाई बंदोबस्त लागू करने का कारण क्या था? तो ये जो है कि लागू करने का कारण ये था फ्रेंड्स कि भू राजस्व का जो है कि राजस्व निर्णय
करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अस्थाई बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट के जो है कि जनक कौन है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको जो है कि याद होना चाहिए। और देखिए पैंजिया से अलग हुए दक्षिणी महाद्वीप को जो है कि क्या कहते हैं, ये बीपीएससी 2022 में ही पूछा गया है। तो इसको हम लोग फ्रेंड्स बोलते हैं गोंडवाना लैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ये आपका क्या है, पेंजिया, ये आपका जो है कि पेंजिया था। और ये जब दो भागों में जब हुआ था तो इसके देखिए ऊपर आपका क्या होता है, तो ऊपर आपका उत्तर होता है, नीचे आपका जो है कि दक्षिण होता है। देखिए आपको इतना पता है, देखिए ऊपर आपका जो है कि उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर आपका क्या होता है, तो इधर आपका पूर्व होता है और इधर आपका जो है कि पश्चिम होता है। तो यही पूछा जा रहा है कि पेंजिया से अलग हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं। देखिए ये पेंजिया था, ये जो दो भागों में बटा था, तो ये उत्तरी है जिसको क्या बोलते हैं, लॉरेशिया बोलते हैं। ये दक्षिणी भाग को क्या बोलते हैं, गोंडवाना लैंड बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिए बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। यह देखिए बीपीएससी 2015 में पूछा गया है। और यहाँ से फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, 1885। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा आगे, क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो देखिए इसकी औसत ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर है। तो ये बिल्कुल जो है कि सही कथन है। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। तो ये फ्रेंड्स बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो है कि सबसे निचली परत होती है ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ से तीसरा, इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, ये ऊंचाई के साथ क्या होता है, कम होता है या घटता है। ठीक है, तो ये आपका जो है कि सत्य पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से एक और प्रश्न था फ्रेंड्स, 49 नंबर का, शायद हम लोग छोड़ रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी। ये बीपीएससी 2005 में प्रश्न पूछा गया है। और देखिए अंग्रेजी सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली ये जो एनफील्ड राइफल, ये जो है कि कब शामिल की गई थी, तो ये शामिल की गई थी 1856 में। ठीक है, दिसंबर 1856 में। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम लोग देखते हैं आज का जो है कि लास्ट प्रश्न, केरल और कर्नाटक में गर्मियों के आसपास होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को डाडट के रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है फ्रेंड्स आम्र वर्षा, जिसको मैंगो शावर्स बोलते हैं। मैं जो है कि क्लास 6 या 7th की NCERT ज्योग्राफी जब मैं पढ़ा रहा था, तो ये मैं आपको उसी चैप्टर्स में बताया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स ये आपका जो है कि रिवीजन क्लास कंप्लीट होता है। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर फ्रेंड्स नए हैं तो लाइक, कमेंट और जो है कि शेयर आप प्लीज़ कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं और प्यारा प्यारा जब आप कमेंट करते हैं, तो फ्रेंड्स हम भी मोटिवेट हो जाते हैं अगली वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।